इस टापू पर जो दिख रहा है वही असली खतरा नहीं है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ बाहर से आने वाले डर की नहीं रही, बल्कि हर इंसान अपने ही अतीत से लड़ रहा है और यही चीज सब कुछ और खतरनाक बना रही है। कैंप के अंदर भरोसा पहले ही कमजोर पड़ चुका है और अब छोटी छोटी बातें भी शक में बदल रही हैं। हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन यकीन किसी पर नहीं है। और अगर तुम पहली बार ये कहानी देख रहे हो तो सीधी बात ये है कि ये लोग एक ऐसे टापू पर फंसे हैं जहाँ बाहर से ज्यादा उनके अंदर चल रही लड़ाई उन्हें तोड़ रही है। इसी बीच कहानी सॉयर की उस चिट्ठी तक पहुंचती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था और जिससे उसके गुस्से की असली वजह धीरे धीरे सामने आने लगती है। लेकिन जैसे ही सच खुलता है मामला और उलझ जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो अपना दुश्मन समझता था वो वैसा निकलता ही नहीं। उधर टापू पर गूंजती अजीब आवाजें और फुसफुसाहट ये एहसास दिलाती हैं कि ये जगह सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो लोगों के अंदर छुपे डर और दर्द को बाहर खींच रही है। और अब सवाल सिर्फ जिंदा बचने का नहीं बल्कि ये समझने का है कि असली खतरा कौन है, ये टापू या फिर खुद ये लोग। और यहीं से कहानी बिना रुके सीधी उस रात में चली जाती है जहां से सॉयर की जिंदगी बदल गई थी। देर रात उसके घर के बाहर उसका बाप पागलों की तरह दरवाजा पीटे हुए चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और टूटन होती है कि अंदर बैठा कोई भी इंसान डर से जम जाए। उसकी माँ घबराकर उसे नींद से उठाती है और तुरंत बिस्तर के नीचे छुप जाने को कहती है। बार बार समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना और बिल्कुल आवाज मत करना। छोटा सा सॉयर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन डर इतना गहरा होता है कि वो बिना कुछ बोले वहीं छुप जाता है और बाहर चल रही हर आवाज को सुनते हुए धीरे धीरे ये एहसास करने लगता है कि उस रात सिर्फ उसके घर में नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में कुछ टूटने वाला है। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर जाती है और उसकी आवाज लगातार तेज होती जाती है और तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाका होता है जिससे साफ समझ आता है कि दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा गया है। उस एक पल में घर के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इसके बाद एक गोली चलती है और उसी पल सब कुछ थम जाता है। ना कोई चीख, ना कोई हलचल, बस एक अजीब सी खामोशी जो और भी ज्यादा डरावनी लगती है। कुछ सेकंड ऐसे गुजरते हैं जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है और उसका बाप कमरे में दाखिल होता है, बिस्तर पर बैठता है, कुछ नहीं बोलता और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद पर ही ट्रिगर दबा देता है। उस पल जो सन्नाटा फैलता है वो सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि सॉयर के अंदर भी जम जाता है और यहीं से उसके अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी वापस नहीं जुड़ता। अब कहानी कुछ हफ्ते पीछे चली जाती है जब प्लेन क्रैश भी नहीं हुआ था और सॉयर अपने पुराने खेल में लगा हुआ था, लोगों को भरोसे में लेकर उनसे पैसे निकलवाना। इस बार उसका निशाना एक शादीशुदा औरत होती है और वो पूरे प्लान के साथ उसे अपने जाल में फंसा चुका होता है। दोनों जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तभी अंधेरे में छुपा हुआ एक आदमी अचानक सामने आ जाता है। उसकी मौजूदगी ही इतनी अचानक होती है कि सॉयर एक पल के लिए संभल नहीं पाता। ये हिब्स होता है। सॉयर तुरंत उस औरत को वहां से निकल जाने को कहता है ताकि हालात और न बिगड़े, लेकिन जैसे ही वो जाती है सॉयर का गुस्सा बाहर आ जाता है और वो हिब्स पर हाथ उठाने बढ़ता है। तभी हिब्स बिना घबराए उसे रोकता है और एक ऐसी बात कहता है जो सीधे उसके पुराने जख्म छेड़ देती है। वो कहता है कि उसके पास उस आदमी की पक्की खबर है जिससे सॉयर सबसे ज्यादा नफरत करता है, वही इंसान जिसकी वजह से उसका बचपन बर्बाद हुआ था। ये सुनते ही सॉयर के अंदर दबा हुआ गुस्सा फिर से ऊपर आने लगता है। अब उसके लिए बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं और दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूमने लगता है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। इसके बाद वो बिना देर किए एक बंदूक खरीदता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या करना है, और हिब्स के दिए हुए सुराग के पीछे चलते हुए सिडनी तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचकर चीजें उतनी साफ नहीं रहती जितनी उसने सोची थी। उसे वो आदमी मिल भी जाता है, लेकिन सामने जो इंसान खड़ा होता है वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा निकलता है। एक सीधा साधा सा ढाबा चलाने वाला आदमी जो अपने काम में लगा रहता है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई चालाकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लगे कि वो कोई बड़ा ठग या खतरनाक इंसान हो सकता है। यही बात सॉयर को अंदर से हिला देती है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने इतने साल नफरत पाली थी वो यहाँ बिल्कुल अलग रूप में नजर आता है। उसके मन में शक पैदा होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और इसी उलझन के साथ वो वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकता और सीधे एक बार में जाकर बैठ जाता है, शायद खुद को समझाने के लिए या फिर सोच को साफ करने के लिए। लेकिन किस्मत उसे यहाँ भी चैन नहीं लेने देती, क्योंकि उसी बार में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो और कोई नहीं बल्कि जैक के पिता क्रिश्चियन शेफर्ड होते हैं। दोनों के बीच बातचीत एकदम सामान्य तरीके से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत गहराई पकड़ने लगती है। क्रिश्चियन अपने बेटे के बारे में बात करने लगते हैं और उनकी बातों में उसके लिए जो गर्व और अपनापन है वो साफ महसूस होता है। सॉयर चुपचाप
सब सुनता रहता है। उसके चेहरे पर ज्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग हर बात को जोड़ रहा होता है, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो रही हो। तभी बातों बातों में क्रिश्चियन बेसबॉल का जिक्र करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि इसी वजह से रेड सॉक्स कभी सीजन नहीं जीत पाती। ऊपर से ये बस एक हल्की सी बात लगती है, लेकिन सॉयर के अंदर कहीं गहराई तक उतर जाती है। वो एक पल के लिए खामोश रह जाता है और उसी के साथ उसके अंदर दबी हुई पुरानी आग फिर से भड़कने लगती है। अब वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकता, बाहर से उठता है और सीधे उस ढाबे की तरफ बढ़ जाता है, जैसे उसने मन ही मन तय कर लिया हो कि अब जो अधूरा है उसे खत्म करके ही रहेगा। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, हर तरफ पानी की आवाज और अंधेरा फैला होता है। उसी बीच वो बिना रुके उस आदमी के पास पहुंचता है और सीधे उस आदमी पर बंदूक तान देता है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक पल में ट्रिगर दबा देता है। गोली चलती है और सब कुछ वहीं रुक जाता है। लेकिन असली झटका इसके बाद आता है, जब वो अपनी जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकालकर पढ़ना शुरू करता है। तभी मरने से पहले वो आदमी टूटती हुई सांसों में सच बता देता है। वो कहता है कि वो हिब्स का कर्जदार था, उसके पैसे नहीं चुका पाया था और यही वजह थी कि उसे फंसाया गया। इसका मतलब साफ था कि वो सॉयर का असली दुश्मन था ही नहीं। हिब्स ने बस सॉयर के अंदर पल रही नफरत का इस्तेमाल किया और उसे अपने खेल में मोहरे की तरह चला दिया। ये सुनते ही सॉयर के लिए सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। मरते हुए वो आदमी आखिरी बार बस इतना कहता है कि वो वापस आएगा और उसी पल उसकी सांस थम जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। आइलैंड पर रात का समय है और सॉयर अचानक एक अजीब सी आवाज से नींद से उठ जाता है। वो तुरंत टॉर्च उठाता है और टेंट के अंदर रोशनी करता है। तभी उसे समझ आता है कि उसके सामने एक जंगली सुअर खड़ा है। बिना सोचे वो पास पड़ा डंडा उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। न वो सुअर को काबू कर पाता है और उल्टा सुअर उसका टेंट खींचकर भागने लगता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसी के पीछे पीछे जंगल के अंदर दौड़ पड़ता है। भागते भागते जब उसकी सांसें जवाब देने लगती हैं और वो लगभग रुकने वाला होता है, तभी माहौल अचानक बदलने लगता है। चारों तरफ से धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी सईद ने पहले महसूस की थी। वो आवाजें साफ नहीं होती, लेकिन उनका असर सीधा सॉयर के दिमाग पर पड़ता है और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही होती है कि वो वापस आएगा। ये सुनकर सॉयर कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाता है, समझ नहीं पाता कि ये असली है या उसके दिमाग का खेल, लेकिन डर और बेचैनी दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अगली सुबह वो अपने बिखरे हुए सामान को समेट रहा होता है, क्योंकि उसका टेंट तो रात में ही खींच कर ले जाया जा चुका था। तभी सईद उसके पास आता है और दोनों अपने पुराने अंदाज में हल्की फुल्की नोक जोक करते हैं। फिर भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर सॉयर के दिमाग में रात की वो आवाजें अभी भी गूंज रही होती हैं, जैसे कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ हो। लेकिन फिर अचानक सॉयर सईद से एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जो सीधे रात की उस घटना से जुड़ा होता है। वो जानना चाहता है कि जब सईद फ्रेंच औरत से मिलकर लौट रहा था, तब जंगल में जो फुसफुसाहट उसने सुनी थी उसमें आखिर कहां क्या जा रहा था। ये सुनते ही सईद एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे ये सवाल उसने उम्मीद नहीं की थी, और तुरंत पलटकर वही सवाल सॉयर से पूछ देता है। लेकिन सॉयर कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे से साफ लगता है कि वो खुद भी उस बात को छुपाना चाहता है या शायद उससे सामना नहीं करना चाहता। उधर केट जैक के साथ उसी जगह जाती है जहां उसने सूटकेस छुपाया था। वहां पहुंचकर वो बिना कोई बहाना बनाए बंदूक और गोलियां वापस जैक को दे देती है और खुद ही ये भी कहती है कि वो सॉयर की बंदूक भी वापस लाने की कोशिश करेगी। इसी बीच क्लेयर चार्ली के पास आती है, जो किसी काम में लगा हुआ होता है। वो उसे बताती है कि उसने उसके बारे में कुछ अजीब सपने देखे हैं और चाहती है कि दोनों थोड़ी देर बाहर टहलने चलें ताकि उसका मन हल्का हो सके। लेकिन यहाँ चार्ली का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। वो बहुत ही शांत और अलग तरीके से उसे मना कर देता है। ये बदलाव साफ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ चल रहा हो जो वो बाहर नहीं आने दे रहा। शायद ईथन को मारने के बाद उसका मन अभी तक संभल नहीं पाया है। उधर सॉयर फिर से जंगल में भटक रहा होता है और इस बार उसे अपने टेंट की प्लास्टिक शीट मिल जाती है। वो उसे उठाता है और वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी एक बार फिर से वही अजीब फुसफुसाहट चारों तरफ फैलने लगती है। आवाजें साफ नहीं होती, लेकिन असर सीधा उसके दिमाग पर पड़ता है और फिर से वही शब्द गूंजते हैं कि वो वापस आएगा। सॉयर कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक पीछे से वही जंगली
सुअर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। वो घबरा जाता है और हाथ में पकड़ी तिरपाल वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन सुअर इस बार उसे छोड़ता नहीं और जोरदार टक्कर मारकर उसे कीचड़ में गिरा देता है। कीचड़ में गिरा हुआ, पूरी तरह गंदा और गुस्से से भरा सॉयर अब ये तय कर लेता है कि ये सब यहीं खत्म करना है। वो हथियार उठाता है और सुअर को ढूंढने निकल पड़ता है, और इस बार केट भी उसके साथ जाने का फैसला करती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि सॉयर अकेले इस हालत में नहीं रह सकता। शाम होते होते दूसरी तरफ चार्ली हर्ली के साथ मिलकर ईथन को दफना रहा होता है, और अब साफ समझ आता है कि वो पहले क्या कर रहा था। लेकिन हर्ली तुरंत नोटिस कर लेता है कि चार्ली बाहर से शांत दिख रहा है पर अंदर से पूरी तरह हिल चुका है। ईथन को मारने का असर उसके चेहरे और हर हरकत में साफ नजर आ रहा होता है। इसी वजह से हर्ली सीधे सईद के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे हालात को वही बेहतर समझ सकता है। सईद बिना समय गंवाए उसके साथ चल पड़ता है और चार्ली के पास पहुंचकर उसके बगल में बैठता है। फिर सईद धीरे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? चार्ली नजरें नीचे रखते हुए बस इतना कहता है, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज खुद ही उसका सच बता देती है। सईद उसे गौर से देखता है और शांत लहजे में कहता है कि जो तुम महसूस कर रहे हो उसे दबाने से वो खत्म नहीं होगा। चार्ली कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे से मानता है कि जो हुआ वो बार बार उसके दिमाग में चल रहा है। सईद उसे समझाता है कि उसने जो किया वो हालात की वजह से था, लेकिन उस बोझ को अकेले उठाना जरूरी नहीं है। चार्ली कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सुनता रहता है, और उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि अंदर की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है और यही चीज आगे और परेशानी खड़ी कर सकती है। धीरे धीरे रात गिराती है और उधर जंगल में केट और सॉयर थककर वहीं रुक जाते हैं। माहौल में हल्की सी चुप्पी होती है, जिसे तोड़ने के लिए दोनों एक खेल शुरू करते हैं जिसमें सच और झूठ पहचानना होता है। जो हारता है उसे शराब पीनी पड़ती है। शुरुआत में ये बस टाइम पास जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक बोतल खुलती जाती है, जैसे दोनों काफी समय से ये सब दबाकर बैठे थे और अब बाहर निकल रहा हो। बातों के बीच हंसी भी आती है, लेकिन अंदर का तनाव कहीं जाता नहीं, और देखते ही देखते दोनों इतना पी लेते हैं कि वहीं जमीन पर ही गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह जब सॉयर की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो उठकर चारों तरफ देखता है तो पता चलता है कि उसका सारा सामान फिर से बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने जानबूझकर सब उलट पुलट दिया हो, और तुरंत उसे समझ आता है कि ये उसी जंगली सुअर का काम है। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि केट का बैग बिल्कुल सही सलामत होता है। उस पर एक खरोंच तक नहीं होता, जैसे उस जानवर को सिर्फ सॉयर से ही कोई खास लेना देना हो। ये देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और इस बार वो मन बना लेता है कि अब ये खेल खत्म करना ही पड़ेगा। तभी अचानक जॉन वहां आ जाता है। वो पूरी बात ध्यान से सुनता है और फिर सीधे कुछ कहने के बजाय अपने बचपन की एक घटना बताने लगता है। वो बताता है कि बचपन में उसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी, और उसकी मौत के कुछ समय बाद उनके घर में एक अजीब सा कुत्ता आकर बैठ गया था। वो कुत्ता कुछ करता नहीं था, बस चुपचाप बैठकर उन्हें देखता रहता था, और ये देखकर उसकी मुंह बोली माँ को यकीन हो गया था कि वो कुत्ता दरअसल उनकी खोई हुई बेटी ही है जो किसी तरह वापस आ गई है। जॉन ये सब ऐसे ही नहीं बता रहा होता, वो सॉयर को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। शायद ये सुअर भी सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि किसी ऐसे अतीत से जुड़ा है जिससे सॉयर खुद भाग नहीं पा रहा। लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं है कि कोई उसे मान ले या नकार दे। इसके बाद सॉयर और केट फिर से उस सुअर के पीछे निकलते हैं। इस बार केट आगे आगे रास्ता देख रही होती है और सॉयर पीछे पीछे। तभी उन्हें एक छोटा सा सुअर दिखता है। सॉयर उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से हिलाने लगता है, जैसे वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता हो ताकि बड़ा सुअर बाहर आ जाए। ये देखकर केट को अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत रिएक्ट करती है और सॉयर के पैर पर जोर से मारती है, जिससे छोटा सुअर उसके हाथ से छूटकर भाग जाता है। माहौल अचानक बदल जाता है। केट गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन पूरी तरह दूर नहीं जाती। वो थोड़ा फासला बनाकर पीछे से नजर रखती रहती है, जैसे उसे भरोसा नहीं है कि सॉयर अकेला क्या कर बैठेगा। अब सॉयर पूरी तरह अकेला रह जाता है और बिना किसी साफ दिशा के जंगल में आगे बढ़ता रहता है। हर तरफ एक जैसी हरियाली और सन्नाटा, लेकिन उसके अंदर अब सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, उसी सुअर को ढूंढना। और तभी जैसे किस्मत उसे उसी जगह ले आती है जहां वो बड़ा सुअर फिर से उसके सामने आ खड़ा होता है। वो जैसे ही उस बड़े सुअर को सामने देखता है, तुरंत बंदूक निकालकर उस पर निशाना साध लेता है। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ी केट ये सब चुपचाप देख रही होती है। उस पल जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस सॉयर और उसके सामने खड़ा वो सुअर। कुछ सेकंड ऐसे गुजर
गुजरते हैं जैसे समय रुक गया हो। लेकिन ठीक उसी वक्त सॉयर ट्रिगर दबाने के बजाय धीरे धीरे बंदूक नीचे कर देता है, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। जैसे जिस गुस्से में वो यहाँ तक आया था वो अचानक उतना नहीं रह गया, और शायद उसी के साथ उस बेगुनाह ढाबा मालिक को मारने का जो बोझ वो अब तक ढो रहा था वो भी थोड़ा हल्का पड़ने लगता है। इसके बाद शाम ढलने लगती है और दूसरी तरफ चार्ली सईद से बात करने के बाद पहले से ज्यादा शांत महसूस करता है। वो खुद क्लेयर के पास जाता है और इस बार बिना हिचकिचाहट उसे साथ चलने के लिए कहता है। उधर जैक लकड़ी काटने में लगा होता है। तभी सॉयर वापस आता है और बिना कुछ खास कहे अपनी बंदूक उसे सौंप देता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की मजाकिया नोकझोंक भी होती है, लेकिन उसी दौरान जैक एक बात कैजुअली बोल देता है कि इसी वजह से रेड सॉक्स कभी सीजन नहीं जीते। ये सुनते ही सॉयर एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो बार वाला पल घूम जाता है जहां उसने यही बात जैक के पिता से सुनी थी। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि वो उसी इंसान से मिला था, लेकिन फिर भी वो इस बात को अपने तक ही रखता है। न वो कुछ पूछता है न बताता है, बस चुप रह जाता है, जैसे कुछ बातें कहने से ज्यादा दबाकर रखना ही आसान होता है, या शायद जरूरी। इसके बाद कहानी थोड़ा अलग दिशा में जाती है, जहां जिन समुद्र के किनारे खड़ा होकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है, उसे वो वक्त याद आता है जब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर सन के पिता के पास गया था। इरादा साफ था कि वो उनसे उनकी बेटी से शादी की इजाजत मांगे। उसने खुद को एक साधारण मछुआरे का बेटा बताया और अपने इरादों के बारे में खुलकर बात की। जब उससे उसके पिता के बारे में पूछा गया तो उसने झूठ बोल दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और फिर साफ शब्दों में कहा कि सन से शादी करना ही उसका सपना है। ये सब सुनने के बाद सन के पिता मान तो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं। वो चाहते हैं कि जिन उनके लिए कुछ ऐसे काम करे जो सीधे नहीं होते, और जिस तरह से वो ये बात कहते हैं उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि वो काम कितने गंदे हो सकते हैं। इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है और जिन और सन की शादी हो जाती है। सब कुछ ऊपर से ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें बदल रही होती हैं। उसी दौरान सन उससे पूछती है कि वो लोग हनीमून पर कब जाएंगे। जिन उसे समझाते हुए कहता है कि अभी उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि उसके पिता को ये दिखे कि वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है, इसलिए वो उससे थोड़ा वक्त मांगता है, करीब 6 महीने, ताकि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो ये बात कहता है जैसे वो खुद भी जानता हो कि आगे का रास्ता उतना सीधा नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उसके ससुर उसे पहला असली काम दे देते हैं। ऊपर से ये काम बस एक साधारण मैसेज पहुंचाने जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर मामला उतना सीधा नहीं होता। उसे सीधे पर्यावरण सुरक्षा मंत्री के घर भेजा जाता है, और जैसे ही जिन वहां पहुंचता है तो सामने दिखता है कि मंत्री की बेटी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। अब यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है। उसी टीवी पर हर्ली दिखाई दे रहा होता है। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, जैसे कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन दिमाग में अटक जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अलग अलग जगहों पर चल रही चीजें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। जिन जैसे ही अपने ससुर का मैसेज मंत्री तक पहुंचाता है, मंत्री के चेहरे पर तुरंत राहत दिखने लगती है, जैसे वो पहले से किसी दबाव में था और अब थोड़ी सांस ले पा रहा हो। वो इतना सहज हो जाता है कि अपनी बेटी का कुत्ता भी जिन को दे देता है, और यहीं से साफ हो जाता है कि वही कुत्ता आगे चलकर सन तक पहुंचा था। इसके बाद समय थोड़ा आगे बढ़ता है और एक दिन जैसे ही जिन घर लौटता है उसे तुरंत उसके ससुर का फोन आता है। आवाज में सख्ती होती है और जब वो कंपनी पहुंचता है तो बिना कुछ समझे उसे डांटना शुरू कर दिया जाता है। असल में मंत्री ने उसकी फैक्ट्री को पर्यावरण नियम पूरे न करने की वजह से बंद करने का आदेश दे दिया था, और ये बात उसके ससुर को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनके चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि अब वो बात को यहीं नहीं छोड़ने वाले। उसी रात जिनको फिर से भेजा जाता है, इस बार उसके साथ एक गुंडा भी होता है, और जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं माहौल भारी होता जाता है। तभी वो आदमी अपनी जेब से बंदूक निकालता है और उस पर साइलेंसर लगा देता है। ये देखकर जिन साफ समझ जाता है कि अब ये सिर्फ मैसेज देने की बात नहीं रही, कुछ बड़ा होने वाला है। गाड़ी जैसे ही मंत्री के घर के बाहर रुकती है, जिन एक पल भी इंतजार नहीं करता, वो उस आदमी से पहले ही बाहर निकलता है और सीधे अंदर चला जाता है। उसके कदम तेज होते हैं जैसे वो किसी चीज को होने से पहले रोकना चाहता हो। अंदर पहुंचते ही वो मंत्री पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। हर वार में गुस्सा भी होता है और एक रुकावट भी, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो उसे डराता है, दबाव बनाता है, लेकिन जान लेने की हद पार नहीं करता। उसके हर कदम में यही कोशिश होती है कि मामला गोली तक ना पहुंचे, और इसी तरह वो हालात को
उस मोड़ से पहले ही रोक देता है जहां उसकी जान जा सकती थी। बाहर खड़ा आदमी अब कुछ नहीं कर पाता और सब कुछ वहीं थम जाता है। लेकिन ये सब करके जिन के अंदर एक अजीब सा बोझ बैठ जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि वो किस रास्ते पर बढ़ रहा है और इसी उलझन में वो अपने पुराने घर की तरफ चला जाता है जहां उसका पिता जिंदा मिलता है। वही पिता जिसे वो पहले मर चुका बता चुका था। अब वो उनके सामने बैठकर सब कुछ साफ साफ बता देता है कि उसने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। वो अपने अंदर जमा हर चीज को बाहर निकाल देता है। उसके पिता उसे डांटने के बजाय बहुत शांत तरीके से समझाते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, न सिर्फ उसका खुद का सुकून बल्कि उसकी शादी भी। इसलिए बेहतर यही है कि वो यहाँ से दूर चला जाए, अमेरिका जाए और एक नई शुरुआत करे जहाँ वो इस सब से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी और अपने रिश्ते को बचा सके। ये बातें जिनके अंदर गहराई तक उतर जाती हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है जहाँ सन समुद्र की तरफ बढ़ रही होती है। उसने बिकिनी पहनी होती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिख रहा होता है। लेकिन ये पल ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि जैसे ही जिन उसे देखता है उसके अंदर तुरंत गुस्सा भड़क उठता है। वो तेजी से उसके पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे कपड़े से ढक देता है। उसके लिए ये सब गलत है। उसकी सोच अब भी उसी पुराने ढांचे में अटकी हुई है जहां ये चीजें स्वीकार नहीं होती। इस पूरी खींचतान की वजह से आसपास खड़े लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं और माहौल अचानक भारी हो जाता है। इसी बीच सन अपना संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है। तभी माइकल बीच में आकर जिन को रोकने की कोशिश करता है। एक पल में ही दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है, जैसे बस अभी बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। लेकिन तभी सन अचानक माइकल को थप्पड़ मार देती है और बिना कुछ समझाए जिनका हाथ पकड़कर वहां से खींच ले जाती है। पीछे माइकल वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह उलझा हुआ कि अभी हुआ क्या। इसके बाद दोनों गुफा में लौटते हैं, लेकिन जिनका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं पड़ा होता। उसके मन में शक भी बना रहता है और वो सन से उसके और माइकल के बारे में सवाल करने लगता है। उसकी आवाज में सख्ती साफ होती है, लेकिन सन बिना घुमाए सीधे कह देती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है और ये सब बेकार का शक है। धीरे धीरे बात थोड़ी शांत होती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद सन को एहसास होता है कि उसने उस पल में माइकल के साथ गलत किया। उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और इसी सोच के साथ वो खुद उसके पास जाती है ताकि उससे माफी मांग सके और उसे समझा सके कि उसने ऐसा क्यों किया। वो शांत होकर माइकल को बताती है कि उसने उसे इसलिए मारा था ताकि वो जिन के गुस्से से बच जाए, क्योंकि उस वक्त वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि जिन क्या कर सकता है। लेकिन इतना सब समझाने के बाद भी माइकल का गुस्सा कम नहीं होता। वो साफ कह देता है कि उसे इस सब में पड़ना ही नहीं चाहिए था। उधर जिन अपने अंदर के गुस्से को संभालने के लिए गोल्फ खेलने लगता है, लेकिन उसके हर शॉट में साफ दिखता है कि वो खेल नहीं रहा, बस अपने अंदर भरे गुस्से को निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे हर बार गेंद को मारते वक्त वो कुछ दबा हुआ बाहर फेंकना चाहता हो। हर शॉट में जिन की झुंझलाहट साफ नजर आती है, जैसे वो गेंद नहीं बल्कि अपने अंदर जमा गुस्से को बार बार बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हो। उसका हर स्विंग थोड़ा ज्यादा तेज, थोड़ा ज्यादा जोरदार लग रहा होता है। तभी हर्ली वहां आता है और माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहता है कि अगर गेंद की जगह सी अर्चिन मारता तो आवाज और भी मजेदार आती। वो कैजुअली उसे साथ में मछली पकड़ने चलने के लिए भी बोलता है, लेकिन जिन उस वक्त पूरी तरह अपने ही दिमाग में उलझा होता है। ना वो उसकी बात पकड़ पाता है, ना कोई जवाब देता है, जैसे बाहर की दुनिया उससे कट गई हो। हर्ली कुछ पल रुकता है, लेकिन जब उसे एहसास हो जाता है कि जिन अब भी किसी और ही जगह खोया हुआ है तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर कैंप में सईद की नजर शैनन पर पड़ती है जो रस्सी बांधने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके पास जाता है और उससे बात शुरू करता है, उसकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करता है और ये सुनकर शैनन के चेहरे पर एक अलग सा भाव आता है। फिर दोनों के बीच बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और माहौल थोड़ा सहज होने लगता है। फिर सईद उससे साथ चलने की बात करता है और शैनन बिना ज्यादा सोचे मान भी जाती है। इसी दौरान माइकल अभी भी राफ्ट बनाने में लगा हुआ होता है और वॉल्ट लगातार उसकी मदद करता रहता है। अब राफ्ट का ढांचा लगभग तैयार हो चुका होता है, लकड़ियां बंध चुकी हैं और
उम्मीद धीरे धीरे आकार ले रही होती है। तभी जैक वहां आता है और सीधे पूछता है कि इसमें कौन कौन जाएगा, क्योंकि राफ्ट ज्यादा बड़ा नहीं है। माइकल साफ बताता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 लोग ही बैठ सकते हैं और अब सिर्फ एक जगह खाली बची है। ये सुनकर जैक चौंक जाता है, क्योंकि माइकल और उसका बेटा तो 2 ही लोग हैं, तो बाकी जगह किसे मिली। तभी सॉयर वहां आ जाता है और जैक को समझते देर नहीं लगती कि सॉयर ने जरूर किसी चीज के बदले अपनी जगह बना ली है, लेकिन वो इस बात को वहीं छोड़ देता है। लेकिन असली झटका रात को आता है, जब अचानक वही राफ्ट जो उनकी उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा था, आग की लपटों में घिर जाता है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन देखते ही देखते आग फैलने लगती है और सब लोग दौड़कर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। कोई पानी लाता है, कोई लकड़ियों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़ते हैं कि कुछ भी काबू में नहीं आता और कुछ ही देर में सब खत्म हो जाता है। राफ्ट जलकर बेकार हो चुका होता है। इस सब के बीच माइकल का गुस्सा धीरे धीरे फूटने लगता है। उसकी सारी मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी और उसके दिमाग में सबसे पहले जिनका नाम आता है उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसी का काम है। सन ये सब दूर से देख रही होती है और उसे भी समझ आ जाता है कि हालात गलत दिशा में जा रहे हैं। वो तुरंत जिन को ढूंढने निकलती है ताकि सच सामने आ सके। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो उसके हाथ जले हुए होते हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि कहानी वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। शायद जिन ने आग रोकने की कोशिश की थी या फिर किसी और वजह से वो जख्मी हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि वो सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। उस रात जिन सबसे दूर अकेले कहीं बैठा रहता है जैसे खुद से भाग रहा हो, लेकिन अगली सुबह सॉयर उसे ढूंढ निकालता है। उधर सईद शैनन से मिलता है और उसे बून की वही बात बताता है जो वो पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर शैनन को सीधा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है और लोग उसके पीछे बातें कर रहे हैं। इसीलिए वो बिना टाइम लिए जॉन के पास चली जाती है, क्योंकि उसे अब साफ जवाब चाहिए होता है। लेकिन जॉन उसे सीधे कुछ भी बताने के बजाय बात घुमा देता है और उसे अलग तरीके से सोचने को कहता है। वो कहता है कि अगर उसे सईद सच में पसंद है तो उसे बून की हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बून अक्सर उसे उकसाता है और जितना वो उलझेगी उतना ही मामला बढ़ेगा। जॉन ये भी समझाता है कि इस द्वीप पर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। यहाँ हर किसी को खुद को बदलने और नई शुरुआत करने का मौका मिला है। ये बातें सुनकर शैनन थोड़ी देर चुप हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए बिना किसी के दबाव के। इसी बीच सॉयर जिन को पकड़कर कैंप में वापस लाता है और जैसे ही माइकल की नजर उस पर पड़ती है उसका गुस्सा एकदम से बाहर आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ता है। हालात इतने तेजी से बिगड़ते हैं कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। जिन अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी भाषा में बोलता है माइकल को लगता है कि वो उसी को गाली दे रहा है और ये बात उसे और भड़का देती है। वो लगातार 2 जोरदार घूंसे मार देता है और तीसरा मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि सन जोर से अंग्रेजी में चिल्लाती है। उसकी आवाज इतनी साफ और तेज होती है कि हर कोई वहीं थम जाता है। वो बिना डरे कहती है कि रुक जाओ, उसे छोड़ दो, उसने राफ्ट को आग नहीं लगाई। उस एक पल में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि सन अंग्रेजी समझती भी है और बोल भी सकती है। सबसे ज्यादा झटका जिन को लगता है वो एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है, जैसे उसके सामने उसकी पत्नी का एक नया सच खुल गया हो जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया था। तभी जॉन आगे आता है और बिना आवाज ऊंची किए सबको समझाने लगता है कि बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। वो सबको याद दिलाता है कि इस द्वीप पर पहले भी हमला हो चुका है और ये मान लेना कि खतरा सिर्फ अपने बीच में है ये सबसे बड़ी गलती होगी। असली खतरा कहीं और है और अगर वो आपस में ही लड़ते रहे तो वो कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उसकी बातों में वजन होता है और धीरे धीरे सबका गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है। माहौल शांत हो जाता है और जिन पर शक करने की बात वहीं खत्म हो जाती है। उधर माइकल वापस उस जगह जाता है जहाँ राफ्ट जल चुका था। वो उसके बचे हुए ढांचे को देखता है। लकड़ियां जली हुई पड़ी होती हैं। मेहनत का हर निशान जैसे खत्म हो चुका हो। कुछ पल वो बस वहीं खड़ा रहता है, फिर अपने बेटे की तरफ देखता है और खुद को संभालते हुए वादा करता है कि वो इससे भी बेहतर और मजबूत राफ्ट दोबारा बनाएगा। जैसे वो हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, खासकर इस बात को लेकर कि सन ने उससे इतनी बड़ी सच्चाई
छुपाई, उसके लिए ये सिर्फ एक राज नहीं बल्कि भरोसे का टूटना है। वो चुपचाप अपना सामान उठाता है और तय कर लेता है कि अब वो गुफा में नहीं रहेगा बल्कि समुद्र किनारे अकेले रहेगा, जैसे उसे सबसे दूरी चाहिए। तभी सन उसे रोकती है और पहली बार सब सच बता देती है कि प्लेन में चढ़ने से पहले उसने अपनी मौत का नाटक किया था, क्योंकि वो जिन को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। ये सुनते ही दोनों के बीच की दूरी और साफ हो जाती है। सन सब कुछ फिर से शुरू करना चाहती है, लेकिन जिन के लिए अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो साफ कह देता है कि अब कुछ नहीं बचा और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। पीछे सन अकेली रह जाती है। रात होते होते दूसरी तरफ जॉन की बातों का असर शैनन पर साफ दिखने लगता है। वो खुद सईद के पास जाती है, इस बार बिना किसी झिझक के, और अचानक उसे गले लगाकर किस कर देती है। ये पल अचानक आता है, लेकिन उसके अंदर जमा हुई सारी उलझन जैसे उसी में बाहर आ जाती है और यहीं से दोनों के बीच कुछ नया शुरू होता दिखता है, जैसे इस द्वीप पर हर कोई अपने तरीके से बदल रहा हो। उसी रात जॉन वॉल्ट के पास जाता है। माहौल बिल्कुल शांत होता है। वो उसके साथ बैठकर बोर्ड गेम खेलने लगता है और धीरे धीरे बातों को उस दिशा में ले जाता है जहां वो असली बात जान सके, और फिर सीधे पूछता है कि उसने राफ्ट को आग क्यों लगाई। ये सुनते ही जैसे सारी तस्वीर साफ हो जाती है। वॉल्ट छुपाता नहीं है, वो बहुत सीधी वजह बताता है कि वो कहीं और नहीं जाना चाहता। बचपन से वो लगातार जगह बदलता आया है, हर बार नया घर, नए लोग, और अब पहली बार उसे ये द्वीप अपना सा लगने लगा है, इसलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह माइकल फिर से उस जले हुए राफ्ट के पास खड़ा होता है, लेकिन तभी जिन उसके पास आता है हाथ में बांस लेकर, जैसे वो बिना कुछ बोले मदद की पेशकश कर रहा हो। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में एक शब्द बोलता है, बस इतना कि उसकी नीयत समझ आ जाए, और उस छोटे से इशारे में बहुत कुछ छुपा होता है। दूसरी तरफ सन अब जिन के फैसले से खुद को रोकती नहीं है, वो अपने तरीके से जीना शुरू कर देती है। वो समुद्र किनारे बिकिनी में खड़ी होती है और लंबे समय बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान नजर आती है, और यहीं पर ये पार्ट रुकता है। लेकिन सच ये है कि यहाँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब साफ दिखने लगा है कि इस टापू पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बाहर के खतरे तक सीमित नहीं है। असली खेल अब लोगों के अंदर चल रहा है। सॉयर अपने अतीत से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीजें अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जिन और सन के बीच जो भरोसा था वो टूटने की कगार पर आ चुका है, और माइकल के अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है उसमें भी दरार साफ नजर आने लगी है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये लोग बाहर के खतरों से पहले अपने अंदर की इन चीजों को संभाल पाएंगे? क्या सॉयर सच में अपने अतीत को पीछे छोड़ पाएगा, या वो फिर से उसी रास्ते पर खिंच जाएगा? जिन और सन के बीच जो टूट चुका है, क्या वो कभी वापस जुड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस टापू पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इन्हें बचाएंगे या धीरे धीरे सबको अलग कर देंगे? क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर छोटा फैसला आगे बहुत बड़ा असर डालने वाला है, और जो आगे होने वाला है वो चीजों को और साफ भी करेगा और उतना ही ज्यादा उलझाएगा भी। तो अगर तुम इस कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते, अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस पार्ट से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक होने वाला है।